और एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि लगभग 600 सीनियर एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि दबाव वाली जो नीति है उससे उस पर उसको प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए और उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। माई वे और हाईवे नहीं चलेगा। राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसले की आलोचना या तारीफ, इस पर देश के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो जताई है, ये कहा जाए, या असहमति जताई है। राजनीतिक एजेंडे के आधार पर ये जो असहमति है उसको गलत ठहराया है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ग्रुप ने माई वे और हाई वे वाली रणनीति की निंदा की है। किसी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लिया है इस चिट्ठी में, लेकिन 600 से अधिक वरिष्ठ एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप के दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और चिट्ठी में कहा गया है कि इस तरह की कोशिशें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को लेकर बड़ा खतरा है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के साथ एक बड़े ग्रुप ने यह कहा है कि पॉलिटिकल एजेंडे पर अदालती फैसले की प्रशंसा और निंदा होती है। जो फैसले की निंदा और प्रशंसा है वो उसका आधार पॉलिटिकल एजेंडा होता है। आरोप है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, फिर अदालत में उनका बचाव भी करते हैं। फैसला उनके पसंद का अगर ना मिला तो मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करते हैं। – 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक खास ग्रुप की सक्रियता बढ़ी दिखाई दी थी। एक बार फिर ठीक वैसे ही सरगर्मियां तेज होने का आरोप इस पत्र के जरिए लगाया गया है। 2024 के अब चुनाव जारी हैं। वरिष्ठ एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट से छिपे हुए हमले के खिलाफ बोलने की जरूरत बताई है। हमारी अदालतें देश के लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में हैं। इन सोचे समझे हमलों से बचने की जरूरत है। तो इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्रा का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका मकसद वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। तो दबाव बनाकर जुडिशरी पर अपने मन माफिक ऑर्डर ले लें, ये कहना है मनन मिश्रा का है। और कहा है कि इस तरह से बदनाम करना बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुन लेते हैं। जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का, दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। तो लोकतंत्र में अनर्गल बयानों के जरिए दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है, ये कहना है गौरव भाटिया का। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ। और इसके साथ ही साथ सुलेमान मोहम्मद खान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सुलेमान जी आपका। हमारे साथ डीके दुबे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं,
वो जुड़े हुए हैं। दरअसल सिद्धार्थ यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके साथ इस पूरे मुद्दे की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि इस चिट्ठी के दरअसल मायने क्या है। से समझने की कोशिश की है और ये अब तक हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार हमने सुना कि माई वे और ये जो है कि माई वे और द हाईवे। तो ये माईवे और हाईवे का जो ये फार्मूला है, लोगों की समझ में ये बात अब सामने में आने लगी है। अगर किसी भी जजमेंट को आप निचली अदालत से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट को आप इस तरह के देखते हैं कि अगर किसी के एक ग्रुप के या एक पॉलिटिकल पार्टी के फैसले में अगर पक्ष में आता है तो वो कहा जाता है कि जैसे आपको सामने में उदाहरण अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो चंडीगढ़ में मेयर को बहाली करने की बात थी, तो आम आदमी पार्टी सहित कई जो कांग्रेस के पार्टी ने एकदम कहा था कि ये अदालत जो है वो एक भगवान का रूप है और वो एक तरह से फैसला इस तरह से दे के लोगों के सामने में अपनी साख और अपनी विश्वसनीयता जो है उसको बरकरार रखती है। लेकिन इसी तरह के फैसला में अगर किसी पक्ष को आप देखिए कि पॉलिटिकल ऐसे लोगों एजेंडे में अगर वो फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो सीधा सीधा उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं। तो ये माईवे और हाईवे का जो सीधा है वो इस दौर में कुछ ज्यादा हो गया है। इस दौर में इसलिए ज्यादा हो गया है कि करप्शन के खिलाफ में जब एजेंसियों की कार्रवाई को आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से बढ़ी है और उसको लेके अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। अभी आपने जो अभी पहली रिपोर्ट दिखा रहे थे रॉज एवेन्यू का मामला में आप दिखा रहे थे, कल तक हम सारे चैनल पे देख रहे थे कि केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं और ये सारे मीडिया हेडलाइन के साथ चला रहे थे कि कल जो है कोर्ट में केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा एक जो है इसमें पूरे मामले पे एक पर्दाफाश करेंगे। और हुआ क्या, अल्टीमेटली वो आरोप लगा के निकले थे कि ईडी का पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये कार्रवाई है और एक तरह से एक चीज सीएम को यहाँ हिरासत में लेके उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये इतना बड़ा खुलासा अगर इसको हम मान लें तो फिर ईडी के जो अपनी कार्रवाई है उसको लेके कार्रवाई को लेके अभी निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अभी तक नेताओं को अभी जमानत नहीं दिया है, तो कम से कम उनको इतना धैर्य होना चाहिए कि कोर्ट के फैसले को पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं कहा जा सकता कि कोर्ट कम से कम तथ्यों के आधार पर कोई बात अपनी कोई राय रखती है। निखिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर उनसे इस पर तर्क लेना चाहें या समझना चाहें कि जो बात अभी बार बार उठाई गई है कि अगर राहत मिल गया तो बहुत अच्छा है और आप कोर्ट की तारीफ करें, लेकिन अगर नहीं मिला तो उसके फैसले पर प्रश्न चिन्ह उठा दे, सीधे सीधे ना उठाएं तो अपरोक्ष रूप से उठा दे, ये चलन कितना गलत है? देखिए, कोर्ट का जो फैसला होता है वो जुडिशियल फैसला होता है। किसी भी कोर्ट के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के जजमेंट को आप मेरिट्स पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। बिल्कुल आप उसकी आकलन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मेरिट पे जजमेंट ठीक थी या गलत थी। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ना ही ये कोई गलत बात मानी जाएगी। हक में फैसला है, तारीफ करना ना हक में आए, ये बहुत ही जनरलाइज सी बात है। कौन करता है, क्या करता है, इस पे मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी की नजर में कोर्ट का बहुत आदर है, सम्मान है। मैं समझता हूँ सारी लोगों का, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का और डिफरेंट कोर्ट्स का बहुत सम्मान है। भाजपा के लोग को जरूर मैं ये हिदायत करूंगा कि 2 अभी कोर्ट के फैसले आए, बल्कि मैं कहूंगा 3 फैसले आए। जो आप अभी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, उसमें भाजपा एक्सपोज हुई कि किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या करी उन्होंने। पहला मौका। दूसरा मौका, उससे पहले 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर्स और ईसीआई के अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पैनल में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए जब तक कोई नया कानून नहीं आया। भाजपा ने क्या करा, कानून लाए और सीजीआई को आउट कर दिया। मतलब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सिर्फ हम करेंगे, हमारी वजह से होगा, हम जिसे चाहेंगे उसे करेंगे। अगर सीजीआई को हम रखेंगे तो हमारी बात नहीं चलेगी। इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि सीजीआई को हम सब न्यूट्रल मानते हैं, तो वो कोई भी न्यूट्रल वॉइस नहीं चाहते थे। दूसरा फैसला, जहां सुप्रीम कोर्ट का आदर और सम्मान बीजेपी को करना चाहिए। तीसरा फैसला, अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट आई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट में भाजपा का करप्शन बिल्कुल जग जाहिर हो गया है, पूरी दुनिया में जाहिर हो गया है। सबसे बड़ा स्कैम का स्कैम है और इसके हमने चार तरीके से इसमें हमने बताया है कि कैसे स्कैम है।
वो हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। 4 तरीके थे, 4 मॉडस ऑपरेंडी आए थे। चंदा दो, धंधा लो। ठीक है, चंदा अभी लेते थे, अभी आप कंपनी उसके उसके डिटेल पे अगर जाएंगे तो हफ्ता शायद बात और वसूली बहुत एक लंबी तरीके, जाएगी। तो ठेका लो, रिश्वत दो, फर्जी कंपनी है। 4 तरीके थे, चंदा लो, धंधा दो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो, फर्जी कंपनी। ये 4 तरीके से ठीक है। उगाई हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ठीक है, जरिए। दो जी। उसमें आप जानकारी देना नहीं चाहते थे। एसबीआई आखिरी तक अड़ी रही कि हमें 30 जून तक टाइम चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो 4 दिन में डेटा आ गया। ठीक है, क्या दरअसल छुपाना चाहते ये जो आपने सारे तर्क दिए वो ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप अपनी बात करेंगे, लेकिन दरअसल मेरा सवाल ये था कि ये जो ट्रेंड हो चुका है कि पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से कोर्ट के फैसले की आलोचना करना या उसकी तारीफ करना, दरअसल मैं उसका पूछ रहा था। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो बातें सिद्धार्थ यादव, जब आप अपने इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सुलेमान साहब के, तो ये भी साथ साथ उसमें जोड़िएगा। जो एक बात इन्होंने कही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के, क्या इन्होंने बिल्कुल ठीक वैसा ही कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? और दूसरा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि जब अदालतें अपना फैसला सुनाती हैं तो उसका आकलन क्या पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर होना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे थे, उन्होंने निश्चित वही बात कही जिसके खिलाफ ये सारे आज जो पत्र लिखा गया है, या जो सारे वकील, हमारे देश के प्रतिष्ठित वकील जो कोर्ट में जिन्होंने सीजीआई तक ये बात रेस की है, अभी वो कोर्ट के केसेस की बात कर रहे थे। कोर्ट के केसेस में क्यों ऐसा है कि 4 उनको केसेस अभी याद आए, पर जो बेल नहीं मिल पा रही है वो याद नहीं आती। आज ही कांग्रेस पार्टी को हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स वाले जो उनके अकाउंट्स पर लियान करने का एक फैसला था, उस पर फटकार लगाई है, उनके एप्लीकेशन को कैंसिल किया। वो चीज गलत हो जाती है, पर याद क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये याद आता है, और उसमें भी गलत बात बताते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन पर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा था कि सीजीआई का इस व्यवस्था में रहना एक इंटरिम व्यवस्था है। उसके बाद सरकार, देश की पार्लियामेंट अपना कानून बनाए, एक परमानेंट व्यवस्था करे, और फिर वो परमानेंट व्यवस्था इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगी। यह बात कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी, छुपा लेगी अंदर। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो ये भ्रष्टाचार उजागर हो गया, इसका ऐसा हो गया, ये हो गया। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को बताओ? उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी की बात को हम कहते हैं, इसको डेटा को आउट करना चाहिए। तभी तो पता लगा 1900 करोड़ आप लोग के पास कैसे आए। तभी तो पता चला कि टीएमसी एक राज्य में सरकार होने के बावजूद नंबर 2 की डोनर रिसिपिएंट कैसे है। तभी तो पता चला। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपने किसको कहां किया, कौन सा धंधा दिया, क्या किया, वो बात भी सब सामने आई। इसीलिए मैं मानता हूं कोर्ट्स राजनीति से परे होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल का यह एक, मैं यूं कहूं, एक आरोपी का जो कि रिमांड में हैं, सामने प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं, उनका यह कहना कि मैं कोर्ट में जाकर खुलासा करूंगा, एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूं। क्या हमने कोर्ट को भी राजनीतिक मंच बना दिया है? अब हम कोर्ट की सुनवाइयों से भी पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की योजना करते हैं। हम कोर्ट्स में खड़े होकर के भी देश में अपने झूठ को फैलाने का काम करते हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोर्ट जस्टिस के लिए है। अगर कोर्ट कहती है कि कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स के मामले में बिल्कुल गलत है, उन्होंने देश में टैक्स की चोरी करी और फिर झूठ फैलाया, तो वो भी कोर्ट का फैसला है, उसका भी सम्मान करिए। अगर आपको बेल नहीं दे रहे, एक 1.5 साल हो गया, देश की एपेक्स कोर्ट तक बेल नहीं दे रही, वो भी कोर्ट का फैसला है। और ऐसे अनेकानेक फैसले हैं। पर ये जो इनका एक पिक एंड चूज है, ये जो एक सिलेक्टिव इनका एक पॉलिसी है कि हम अपने वाले अच्छा गब और कड़वा थू, इस काम से कांग्रेस पार्टी को और इन विपक्षी दलों को दूर रहना। जी, डीके दुबे साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे जी, जब ये बातें कही जाती है कि ये जो सत्ता पक्ष है या सरकार है, ये उसकी मिली भगत है और फैसले की बात नहीं करते, जब आप उस पूरे उसकी आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं उस फैसले की भी आलोचना करते हैं और फैसले के साथ साथ अदालतों की भी आलोचना हो जाती है। क्यों ये चिट्ठी लिखनी पड़ी? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम जो मेरिट्स हैं, मेरिट की कुछ चीजें निकालकर चर्चा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उतना कोर्ट भी कहता है कि लोगों का अधिकार है कि भाई हमारी मेरिट्स में, हमारे जजमेंट के जो ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड्स में अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं।
लेकिन आप पिछले कुछ वर्षों से ये बात देख रहे होंगे कि आर्टिकल 370 का केस लगा हुआ था और राम मंदिर का केस लगा था। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी की उन्होंने अदालत में कहा कि मैं इसको डे टू डे हियरिंग के लिए लगा रहा हूं ताकि इसका जजमेंट जल्दी आ सके। अदालत से ये कहा गया कि नहीं साहब, ये जजमेंट अगर आप अभी कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी और चुनाव सामने है। उसके बावजूद महाभियोग की कार्रवाई के लिए राज्यसभा में लोग गए और ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा कैसे प्रेशर में आए, इसके लिए उनको मालूम था कि राज्यसभा में नंबर नहीं है, लोकसभा में नंबर नहीं है, ये महाभियोग आ ही नहीं सकता, फिर भी दबाव कैसे बनाया जाता है उसके लिए राज्यसभा में वो प्रस्ताव रखा गया। हालांकि राज्यसभा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मामला ये निकला कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के टाइम पर नहीं हो पाया। यहां तक दबाव की प्रक्रिया चली कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये जो एडवोकेट्स हैं, अभी मैं वकील साहब का नाम नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ये ईडी वाले मामले में जाकर वहां कह रहे हैं कि साहब आज जो समय चल रहा है, इस समय पर अदालतों का जो रोल है, आगे भविष्य उसको बड़ी बुरी नजर से देखेगा। कोर्ट के सामने, कोर्ट के परिसर में जाकर कह रहे हैं। तो ये क्या करने की कोशिश हो रही, ये हो रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट कोई डिसीजन दे, उसके लिए उसके खिलाफ एक पब्लिक परसेप्शन बना दिया जाए। वो खबरें सारी कोर्ट के जजेस के ऊपर पास भी जाती हैं और फिर जजेस उनके पक्ष में डिसीजन दे, जैसा परसेप्शन को अगर वो सुधारना चाहते हैं, पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जजेस, हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे कोर्ट के जजेस किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते और वो इस तरह की बातें अगर कोई करता भी है, जैसे आपको याद होगा मनीष तिवारी 370 की सुनवाई के दौरान चले गए और कहने लगे कि साहब नागालैंड और फलाना ढमाका, तो कोर्ट ने उस समय के स्पीकिंग ऑर्डर उनके खिलाफ तुरंत तत्काल, और उनको वहीं पर उनकी पिटीशन को सीज करते हुए उनको बाहर जाना पड़ा। तो कोर्ट प्रेशर में नहीं आता, लेकिन लेने की कोशिश करते हैं और कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि आम जनता के दिमाग में न्यायालय का जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है और आम जनता बोलना शुरू कर देती है। तो पहले आप क्रिटिसाइज करिए किसी को, उसका घोटाला खोजिए, फिर खोज कर जब उस पर कार्रवाई शुरू हो तो न्यायालय में उनका ही पक्ष रखिए। ये क्या है, क्या वो मुकदमा अपने पास बुलाने का या मैटर निकालकर खुद उसका वकील अपॉइंट होने का कहीं प्रोसीजर तो नहीं चल रहा, कहीं ये बार्गेन करने का सिस्टम तो नहीं चल रहा। और अब अगर डिसीजन पक्ष में नहीं आए तो बाहर जाकर आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि साहब न्यायालय ने ये ऐसा किया और न्यायालय की भूमिका भी ठीक नहीं है, और फिर तमाम तरह के सेमिनारों में स्टेटमेंट देना शुरू कर दीजिए, तमाम तरह के न्यूज़पेपर्स में कहना शुरू कर दीजिए। इससे न्यायालय की इंटीग्रिटी कहीं न कहीं प्रभावित होती है, न्यायालय का जो परसेप्शन है वो बिगड़ता है। इसलिए सीनियर एडवोकेट्स को ये कहना पड़ा कि आप ऐसा कोई उपाय निकालिए ताकि जो केस चल रहा है उस केस के विषय में कोई भी वकील, जो एटलीस्ट कम से कम वकील उस केस में है, वो पब्लिक में स्टेटमेंट ना दे जब तक डिसीजन ना हो जाए। उससे पहले ये इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म हो जाए, उससे पहले ये पब्लिक भाषण खत्म हो जाए। ऐसा करने से न्याय प्रक्रिया को एटलीस्ट ताकत मिलेगी और मिलती ही है, और दूसरा पब्लिक जो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है और न्यायालय के प्रति जो पब्लिक का मन खराब हो जाता है वो ना हो। तो आपको लगता है डीके दुबे साहब की इन सोचे समझे हमलों से बचने के लिए क्या कोई कार्रवाई अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए, कोई एक ऐसा आइदर कोई नियमावली या कोई प्यूनिटिव एक्शन? नहीं, इससे पहले भी ऐसा होना चाहिए। इससे पहले भी तमाम केसेस में तमाम हाई कोर्ट कह चुके हैं, न्यूज को डाउन करवा चुके हैं, जो वीडियोस पड़े थे उनको डाउन करवा चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार पब्लिक ट्रायल के लिए मना कर चुका है, लेकिन चूंकि कोई रेगुलेशन नहीं है, और जो सबसे खास बात है, हम अदालत के व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि मैं स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मुझे कहने का अधिकार है, लेकिन अदालत के अंदर है। दूसरी बात यह है कि उसकी रीजनिंग पर है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना शुरू हो जाता है, आपको याद होगा अभी अभिषेक मनु सिंघवी साहब यही ईडी के मामले में एक बार अदालत में प्रेजेंट हुए, फिर उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के पास जाकर मिले। एक एडवोकेट अदालत में भी प्रेजेंट करता है और फिर वो पब्लिक स्टेटमेंट भी देता है और फिर वो पॉलिटिक्स भी करता है। तो क्या ये न्याय प्रक्रिया के लिए अच्छा है? इसके लिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट अगर इसको स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो कोई ना कोई पब्लिकेशन पर
कोड पास करेगा, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने का चूंकि उनको अधिकार है, इसलिए अदालत के कंसर्न का अदालत को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकता है कि कौन सी बात कब आप कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, कौन कह सकता, कौन नहीं कर सकता, और उसकी लिमिट क्या है। जी 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 सुलेमान साहब, जब चंडीगढ़ में जी सुलेमान साहब, जब चंडीगढ़ में मेयर की बहाली को लेकर के अदालत, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो अदालत को आप लोग भगवान बताते हैं, लेकिन जब इसी तरह से हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है तब यह कहा जाता है कि सरकार जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भले ही अदालत का नाम न ले रहा हूं, जो उसमें पूरी जो प्रक्रिया है उसमें अदालत भी शामिल है। अगर किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ के कोई मामला है और अगर उसको जमानत नहीं मिल रही है तो वो जमानत अदालत से नहीं मिल रही है, उसमें बार बार ये कहना कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है और सरकार का ये पूरा सोचा समझा एक्शन है, दरअसल वो अदालत पर भी निशाना होता है। देखिए, ये तो बहुत, मैं समझता हूँ गलत बात है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अदालत पे कांग्रेस पार्टी कोई निशाना नहीं कर रही है, हम सिर्फ अपरोक्ष रूप से मैं वही वो आपको अब जो चाहें आप कहें, हम अपनी बात साफ कर देते हैं, हम नहीं कर रहे हैं ये। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो सरकार की, भाजपा सरकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई है, सब गैर कानूनी कार्रवाई विपक्ष के बतौर खास कांग्रेस पार्टी का या टैक्स का केस हो या विपक्ष के नेताओं पे हो तो वो करते हैं। अभी हमारे मित्र दुबे जी कह रहे थे कि दीपक मिश्रा जी को 370 और राम मंदिर वाला केस करने से रोका गया। सिर्फ इतना करेक्शन कर दूं कि 370 वाला जो अमेंडमेंट आया था वो अगस्त 2019 में आया था और उसके बाद चैलेंज हुआ था। दीपक मिश्रा साहब अक्टूबर 2018 में रिटायर हो गए थे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद 370 हटा था, तो जरा सी गलती कर गया इसमें। हाँ, राम मंदिर का केस उनके सामने था जो बाद में तय हुआ, लेकिन 370 आप उससे निकाल लीजिए। दूसरी बात जो दुबे जी ने कही उसका जवाब देना चाहूंगा कि आप कोर्ट के अंदर वकील और बाहर के वकील, उसका जवाब मैं देता हूं। यही बात जो यहाँ पर कह रहे हैं, उस चिट्ठी में अगर यही बात लिखी है जिसका आप आज डिस्कशन कर रहे हैं जी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट होने के बाद एसबीआई ने, स्टेट बैंक ने वक्त मांगा था और उस पर बहस हो रही थी और फिर एक एप्लीकेशन और लगी थी क्योंकि और डेटा आना था, क्योंकि एसबीआई बार बार डेटा छिपा रही थी, सरकार के दबाव में डेटा नहीं दे रहे थे, डर रहे थे कि हम नहीं देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,000 करोड़ तो बीजेपी को मिला है, सारा माल इन्हीं के पास है। और हमने बताया कि कैसे हफ्ता वसूली हुई है, कैसे चंदा दो धंधा लो हुआ है, स्कैम्स का स्कैम्स है, तो सारी चीजें। और इसी तरह एजेंसियों का इस्तेमाल, छापा पड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड में, ले लिया आपने, रिश्वत ले ली, फिरौती ले ली और उसके बाद वो छापा खत्म, यही हुआ। तो मैं ये बात इन्हें बता देना चाहूंगा, जब उसकी सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता ने ये बात चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बात कही थी कि व्हाट हैज बीन प्लेइंग आउटसाइड, जो बातें बार बार हो रही हैं, और एक सीनियर एडवोकेट साहब जो अपेयर हो रहे थे उसमें, उनको निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा था या उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो यहाँ होता है वो बाहर जो प्ले हो रहा है मीडिया गैलरी में, ही इज प्लेइंग टू द मीडिया और सोशल मीडिया में, उससे बड़ा खराब परसेप्शन जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ आप लगाइए। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हम इतने सक्षम हैं और इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई कुछ कहे, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। सुप्रीम कोर्ट के जज इतने कमजोर नहीं है हाई कोर्ट के कि कोई बाहर कुछ कहता है तो उसके आगे वो प्रभावित हो जाए। लेकिन उसके बावजूद चिट्ठी लिखने की जरूरत तो पड़ी ना, चिट्ठी लिखने की जरूरत तो पड़ी है ना, तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो सीजीआई ने क्लियर कर दिया। अब ये चिट्ठी लिखते रहे, बेवकूफी की बातें करते रहे, कल को कुछ भी होता रहे। ठीक है, ठीक है। मैं डीके दुबे जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आप बता दें, उसके बाद फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी डीके दुबे जी। मैं जो बात कर रहा हूं, वी द सिटीजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ फाइल हुआ था और उसमें 6 पिटीशनें थी। उन 6 पिटीशनों में पहले 3 जजेस की एक करके एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, एक एक करके। जी जी, मैं नहीं बता रहा हूँ कि अगस्त 2019 में, अरे भाई सुनोगे तब तो सुनिए, वही तो उसी का तो जवाब दे रहे हैं वो, दरअसल सुनिए सुलेमान साहब सुनिए जी। आप चेक कर लीजिए, वी द सिटीजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन थी 2014 में 370 के खिलाफ फाइल हुई थी और उसके साथ 5 सब्सिक्वेंट पिटीशनें फाइल हुई थी जिस पर 5 जजों की बेंच बन चुकी थी। सरकार का डिसीजन बाद में आया है, वो उस पर सुनवाई शुरू होने को थी। आपको याद होगा कि आर्टिकल उसको 370 पर चीफ जस्टिस लगातार सुनवाई करने के लिए हामी भर चुके थे। एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया और 5 जजों की बेंच बन चुकी थी। उसके बाद सरकार का डिसीजन आया। हम ये सोच रहे थे, क्योंकि मैं उसका काउंसिल था, इसलिए मुझे मालूम है कि हम जो आपको
क्या वो मैंने आप सुनिए, बता डालिए। ठीक है, Be the citizen, ठीक है, आप ठीक है, जजमेंट चलिए। देखिए पहले। ठीक है, ठीक है। अब दोनों मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा। जी दोनों बातें जी अलग जी हो गई ना, फिर तो दोनों बातें अलग हो गई। ठीक है, मैं सिद्धार्थ यादव जी के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ यादव जी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो तमाम एजेंसीज हैं उनका जो दुरुपयोग है और उनके दुरुपयोग का जो आरोप है उसमें कहीं भी अदालती कार्रवाई सीधे तौर पर शामिल नहीं होती और ये सीधा आरोप जो है वो सुलेमान साहब लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है बीजेपी के ऊपर। देखिए, सुलेमान साहब बड़ी कन्वीनियंटली जो बातें मैंने उठाई थी उसका जवाब उन्होंने नहीं देना चाहा, पर उन्होंने इधर उधर की बात करने की कोशिश करी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि अगर ईडी ने किसी पर भी कार्रवाई करी, किसी को भी गिरफ्तार किया, क्या उसको अपने घर में बैठा के रखा? कौन सा वो व्यक्ति है जिसको कोर्ट में पेश नहीं किया? कौन सा वो व्यक्ति है जिसको कस्टडी के लिए नहीं लेके गए? कौन से वो व्यक्ति हैं जिसकी रिमांड कोर्ट से नहीं मांगी? कोर्ट्स उनको बेल नहीं दे रही हैं। कोर्ट्स उनको 1-1 साल ऊपर तक जेल में रख रही हैं, 1.5 साल, 6 महीना। ये भ्रष्टाचारियों के साथ है और आज से नहीं है, ये बहुत समय से है। 97 में गए थे लालू जी, जेल देख करके आने पड़ी। देना चाहूंगा इनकी बात का। शिबू सोरेन भी गए थे, हेमंत सोरेन भी गए। ये बात अलग है कि नया फैशन आया आजकल की रिजाइन भी नहीं करेंगे, फर्स्ट मुख्यमंत्री जो जेल में जा रहे हैं ये टैग लेने का एक फैशन आया है। पर ये आपका कह देना कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमारे देश के जजेस जो हैं, हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं वो किसी के दबाव में नहीं आएंगी। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंह भी एक सीनियर एडवोकेट जो आर्ग्यू कर रहे थे अभी अरविंद केजरीवाल का केस, बिफोर द ऑर्डर जो पीएमएलए कोर्ट अपना ऑर्डर लिखवाता उन्हें रिजर्व किया, उस दौरान में वो जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खड़े हो गए और उन्हें जाकर के बोला कि ये जो पूरा केस है ये चुनाव की दृष्टि से और ये पार्टी को दबाने के लिए है। क्या वो इलेक्शन कमीशन से कोर्ट पर दबाव बनवाना चाहते थे? वो चाहते थे कि पीएमएलए का कोर्ट की डिसीजन आने से पहले इलेक्शन कमीशन में इंटरव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर का रिस्पेक्ट ना करते हुए वो चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन बोलिए। कभी इस बात पर भी पूछना चाहिए। मैं तुझे जवाब देता हूं। सुलेमान साहब, आपको बहुत वक्त दिया गया दरअसल, अब मैं इस चर्चा को समझना चाहूंगा। आप सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे ना? मैं चला जाऊं। नहीं चले क्यों जाए? आप तो सबसे ज्यादा आप ही बोल रहे हैं, आप सबसे ज्यादा सुलेमान साहब आप बोले हैं, तो ये मत कहिए कि आपको वक्त नहीं मिला। नहीं, चलिए आप बहुत जल्दी से 15 सेकंड में सुलेमान साहब 10-15 सेकंड में अगर आप कुछ कह सकते हो सुलेमान साहब, बस 1 to 1। जी जी जी। मैं 2-3 बात ये कह रहा हूं कि इलेक्शन, क्या कोर्ट इलेक्शन कमीशन के नीचे काम करती है? क्या बेवकूफी की बात कर रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूं, फिर क्यों गए थे आप इलेक्शन कमीशन? आप बेवकूफी की बात फिर कर उनका रहे हैं। डिसीजन आने से पहले क्यों जाके खड़े हुए? चलिए मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। नहीं, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, जो मेरा अपना सवाल था, सुलेमान साहब आप अपनी बात कह चुके हैं, सुलेमान साहब आप अपनी बात कह चुके हैं, मैं विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। सुलेमान साहब ऐसे नहीं चलेगी चर्चा। देखिए, आपको बहुत वक्त दिया गया, आपको बहुत वक्त दिया गया, आप पूरी तरह से अपनी बात कह चुके हैं। नहीं, सुनिए, मैं बिल्कुल 1 to 1 ऐसे नहीं चलेगा ना। मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, मैं इस चर्चा को अंत करना चाह रहा हूं और यह समझना चाह रहा हूं आपसे कि जब मैं ये कहता हूं कि किसी को बेल मिलने ना मिलने पर के बावजूद अगर उसकी आलोचना सरकार की जाती है और कहा जाता है कि सरकार बेल नहीं मिलने दे रही है और सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें अदालतों को भी उस पर्व्यू में लिया जाता है। लेकिन बढ़िया सवाल है और मैं तो ये देख रहा हूँ तो दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बहुत शानदार तरीके रखी है और द्विवेदी जी ने तो इतना बढ़िया इस चीज़ों को समझाया कि शायद पब्लिक को भी ये समझने में आसानी होगी कि ये जिस तरह की चीज़ें को नैरेटिव्स के रूप में अगर आप देखिए कि आज ही आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में सारे अंग्रेजी अखबारों में ये खबर छपी थी कि अमेरिका ने कांग्रेस के जो बैंक पे अकाउंट फ्रीज होने पर उसकी चिंता जताई है। अब ये नैरेटिव्स कहाँ से आई है? ये इसलिए आई है जब सुलेमान साहब इस बात के जिक्र नहीं करते हैं कि हाईकोर्ट ने आज आपके फैसले में क्या कहा है, आपकी याचिका को रिजेक्ट किया है। उसने कहा है कि भाई ये इनकम टैक्स का ये पावर है कि आपके जो अलग अलग सोर्स से आए हुए इनकम है उसको आपको बताना पड़ेगा और आप इसको बता नहीं रहे। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कहा था कितने दिन के आप सोए हुए थे। तो जब इस तरह के आप परसेप्शन बनाते हैं तो और इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट लाते हैं तो ये देश की बदनामी होती है, कोर्ट की बदनामी होती है। ये बातें हमें समझने की जरूरत है। रही बात दूसरी कि आज का नैरेटिव्स देखिए, आज जिस तरह से नेताओं पे कार्रवाई होती है और उसकी हेडलाइन बनती है, क्या आपने देखा कि अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कभी गुजरात में 9-9 घंटे ट्रायल किया था में उनको लाया गया था और उनसे एसआईटी की पूछताछ हुई थी। आज के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको कितने दिन उन पे केस चले थे? क्या आपने देखा था कि इस तरह के न्यायपालिका पे सवाल उठे थे? तो ये आज के लिए आप कह सकते हैं कि ये मौजूद है इस सवाल को उठाना कि आप
आप जो इस बात के लिए बना रहते हैं कि माई वे और द हाईवे की बात करते हैं, उसमें कम से कम लोगों के भरोसा को कम से कम न्यायपालिका पे बिल्कुल, और छोड़ने की इसके कोशिश जरिए मत जो कीजिए। न्यायपालिका यही का सिर्फ भरोसा हमारी टूटता है आज की विनोद जी, रिपोर्ट का वो सवाल जो है वो हमारे सभी पैनलिस्ट ने उठाया, डीके दुबे जी ने भी उठाया, और ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है, और कम से कम इस तरह के फेक नैरेटिव्स के जरिए जनता का भरोसा ना तोड़ा जाए, ये बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा सिद्धार्थ यादव जी का। सुलेमान जी चले गए शायद, उनका भी शुक्रिया। डीके दुबे जी और विनोद मिश्रा जी, आपका भी शुक्रिया। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे